नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पीवाईक्यू का क्लास चल रहा था, उसके अंतर्गत दोस्तों आपका ये अगला वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि ये वीडियो है आपका थोड़ा सा विलम्ब हुआ है वीडियो आने में। लेकिन हाँ, आपका दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2020 में, आपका 39 शिफ्टों में 39 एग्जाम से पहले आपका 39 शिफ्टों का जो वीडियो क्लासेस है वो दोस्तों आपको करवा दी जाएगी, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं विषयवार कि किस विषय से आपके कितने प्रश्न आए हैं, और विषयवार जैसे कि पहले हिस्ट्री को देखेंगे, फिर पॉलिटी को देखेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस, फिर आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर है जो कि आपका 27 नवंबर शिफ्ट 1 का में कंडक्ट हुआ है। तो उसमें आपका जो हिस्ट्री जो प्रश्न आपका देखने को मिला है, हिस्ट्री से दोस्तों आपका 9 प्रश्न देखने को मिला है। इसके अलावा पॉलिटी से बात करेंगे तो पॉलिटी से 7 प्रश्न। ठीक है, पॉलिटी के बाद आपका ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी से दोस्तों आपका 7 प्रश्न देखने को मिला है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स से आपका 4 प्रश्न और साइंस से आपका 5 प्रश्न। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रश्नों की संख्या जो पूछा गया है वो दोस्तों आपका करंट अफेयर से प्रश्नों का संख्या पूछा गया है, लगभग 13 प्रश्न। ठीक है, लगभग 13 प्रश्न आपका करंट अफेयर से पूछा गया है। इसके साथ ही आपका मिसलेनियस में बात करेंगे तो आपका फेस्टिवल प्लस डांस से दोस्तों आपका 5 प्रश्न जो पूछा गया है। जब इसको आपको टोटल एड कीजिएगा, टोटल आपका 50 जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपका जो पोर्शन से पूछा गया वो आपका करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर आपको क्या करना है, मजबूत करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि आज हमारा जो सुबह शाम को 7 बजे आपका एसएससी स्टेनो को जो आपका 2 दिन एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 12 और 13 तारीख को। ठीक है, तीन दोनी 6 यानी कि 6 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, और 6 शिफ्टों में तकरीबन आपका 50 जो क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं। उन 50 जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछे गए उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं शाम 7 बजे, वो भी आपके लाइव में। ठीक है, ये आपको इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहां से कर लीजिएगा और लाइव 7 बजे जरूर जरूर जुड़िएगा। ये जो क्लासेस है आपके इंपॉर्टेंट तो दिल्ली पुलिस के लिए तो है ही, साथ में आपके जो भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा, वहां पर लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। एक बात और, जिन लोगों को अगर क्लास ज्वाइन करना नहीं आता है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9973741666। ठीक है, लेकिन याद रहे दोस्तों, आपको पीडीएफ उन्हीं को मिलेगा जो लोग क्लास को अटेंड करेंगे लाइव में। ठीक है, एसएससी स्टेनो का तो मिलेगा ही, साथ में आपका एसएससी सीपीओ में जो एग्जाम पूछे गए थे करंट अफेयर्स के प्रश्न उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी व्हाट्सएप नंबर पे। लेकिन हाँ, आप जुड़िएगा, इसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ को। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न को देखेंगे। तो हिस्ट्री जो पहला प्रश्न देखने को मिला था वो आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य करने के लिए जाने का वर्णन करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो दोस्तों बताता है कि सुदर्शन जो झील है उसका दोस्तों आपका क्या हुआ है, पुनरुद्धार किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों आपका सुदर्शन झील का। ये दोस्तों आपका 8 पंक्तियों में आपका नामक एक जलाशय है, उसका जीर्णोद्धार कार्य एक आपका ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है, जिसे आपका 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में आपका महान जो मौर्य शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा रुद्रदामन की बात करेंगे तो रुद्रदामन प्रथम भारत में शक शासक का सबसे बड़ा नाम उनके सिक्कों में जाने जाता है, लेकिन इससे अधिक उन्हें के जूनागढ़ शिलालेख में शक वर्ष 72 और आपका 150 ईस्वी ताकि आपके शासन किए थे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये जूनागढ़ है वो दोस्तों आपका गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी के पास स्थित एक चट्टान पर स्थित है आपका सुदर्शन झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1916 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करेंगे आपका बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में नेतृत्व वाले चरमपंथी और गोपाल कृष्ण वाले जो नेतृत्व वाली नरमपंथी थे 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में फिर से शामिल हो गए थे। इस जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था 1916 का कांग्रेस आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का, उसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा 1916 में जब आपके एक हुए तो कभी ना कभी आपका इससे पहले अलग हुए होंगे, तो वो अलग आपके हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसे कि हम लोग सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। 2 गुट में आपका विभाजन हुआ था, पहला तो उग्रवादी, दूसरा आपका नरमपंथी। इसके अलावा लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, दोनों जो आपके गुट थे वो आपके जुड़ गए थे। ठीक है, आपका नरमपंथी और अतिवादियों का पुनर्मिलन हुआ था। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान सहयोग के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी एक समझौता हुआ था, और कांग्रेस मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने पर सहमत भी हुए थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौड़ी चौड़ा कांड घटित हुआ था। ठीक है, तो चौड़ी चौड़ा जो कांड है फ्रेंड्स वो दोस्तों आपका वर्तमान जो आपका
उत्तर प्रदेश है। वहीं पर दोस्तों आपका गोरखपुर एक जिला का नाम जिला है। वहीं पर दोस्तों आपका चौरी चौरा कांड जो कि घटित हुआ था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, लेकिन जब आपका ये आंदोलन घटित हुआ उसका पहले का नाम आपका संयुक्त प्रांत था, ठीक है। जब इसका शॉर्ट फॉर्म निकालने जाइएगा तो दोनों का शॉर्ट फॉर्म आपका होता है यूपी, ठीक है। आपका यूनियन प्रोविंस पहले का नाम था, अब आपका इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया है। तो संयुक्त प्रांत में आपका चौरी चौरी कांड जो कि आपका हुआ था गोरखपुर जिला में, ठीक है। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को वर्तमान गोरखपुर चौरी चौरा नामक स्थान एक हिंसक भीड़ ने, ठीक है, एक हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, उसे आग के हवाले कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 20 पुलिसकर्मी जो कि आपके मारे गए थे। इस घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से है जो कि जाना जाता है। बात करेंगे असहयोग आंदोलन का, तो ये आपका 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो कि प्रारंभ हुआ था और दुर्भाग्यवश इसी दिन आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी हो गया था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नामक त्राम पाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है, ठीक है। तो आपका त्राम पाषाण कालीन जो आपका सांस्कृतिक जो स्थल है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं त्राम पाषाण युग का, तो त्राम जो पाषाण युग है वो दोस्तों आपका नव पाषाण युग और कांस्य युग के बीच के संक्रमण काल को आपका त्राम पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। त्राम पाषाण युग को त्राम पाषाण युग भी कहा जाता है। शब्द में त्राम का अर्थ होता है तांबा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। इसके अलावा त्राम पाषाण युग ने पत्थर के साथ साथ धातु के औजारों के उपयोग के उद्भव को चिन्हित किया था। इस युग के दौरान लोग पत्थर के औजारों के साथ तांबे और निम्न श्रेणी के कांस्य का उपयोग करते थे। इसके अलावा त्राम पाषाण जो युग है मुख्यतः पूर्व हड़प्पा युग पर लागू होता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में ये कांस्य हड़प्पा संस्कृति के अंत भी आपका दिखाई देता है। इस युग की बस्तियों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती है। आहार, गिलुंड, बालाथल, गणेशोर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्खनित महत्वपूर्ण त्राम पाषाणिक स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि नीचे दिए गए मानचित्र में आप भारत के महत्वपूर्ण त्राम पाषाण स्थल को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको लगा दिया गया है, जैसा कि आपका एक मेहरगढ़ हो गया, मेहरगढ़ के अलावा और कहीं नजर आ रहा है तो आपका ये बालाथल हो गया जो कि आपको अभी बता चुके हैं, गिलुंद हो गया, आहार हो गया, एरन हो गया, ये सभी दोस्तों क्या है आपका त्राम पाषाणिक स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्ण परिचय जो नामक पुस्तक है वो आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो वर्ण जो आपका परिचय जो पुस्तक है वो दोस्तों आपको बता दें तो ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा यह आपका 1855 में भारतीय समाज सुधारक आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखित एक बंगाली प्रवेशिका है। तो किस भाषा में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका बंगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे बंगाल की सबसे प्रभावशाली प्रवेशिका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि प्राचीन काल लाड खान मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो लाड खान जो मंदिर है वो दोस्तों आपका एहोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एहोल दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। ये सबसे पुराने हिंदू मंदिर में से एक है। ये शिव भगवान को समर्पित आपका मंदिर है। इसे द चालुक्य शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपके ऑप्शन में सांची भी दिया गया है। तो सांची की बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश का एक शहर है। सांची स्तूप, अखंड अशोकन स्तंभ, मठ आदि के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करेंगे एलोरा का, तो एलोरा की जो गुफाएं हैं आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में स्थित है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है। इसके अलावा एलिफेंटा की बात करेंगे तो एलिफेंटा आपका वो महाराष्ट्र में शैल कर्तित गुफाएं हैं। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी आपका एलिफेंटा भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया है कि धामेक जो स्तूप है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो धामेक स्तूप की बात करेंगे ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए उत्तर प्रदेश में भी कहां, तो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ कहां पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। इसके अलावा इस स्तूप का जो निर्माण है आपका सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। यह आकार में बेलनाकार है और लाल ईंट और पत्थर से बना हुआ है। ये जो धामेक स्तूप है वह आपका भगवान बुद्ध का वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव है जो कि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड लिनलिथगो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, यह आपका हो जाएगा। इसके अलावा भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला से एक बयान जारी किया जिसे कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से आपका जाना जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने का एक प्रयास था। उस समय जो आपके ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों को देखेंगे तो भारत के उद्देश्य के रूप में डोमिनियन की स्थिति थी। इसके अलावा वायसराय की कार्य परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा युद्ध के तुरंत बाद एक प्रतिनिधि संविधान निर्माण निकाय नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में आपका जो साइमन कमीशन है निम्नलिखित में से किस सोर्स से जो कि आपका आया था?
तो साइमन कमीशन दोस्तों आपका आया था सन 1928 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1928, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो आपका अधिनियम है वो दोस्तों आपका नियुक्ति कब हुआ था, तो वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का नियुक्ति है जो कि आपका किया गया था। इसके अलावा 1928 में आपका ये भारत आया था। इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार को सिफारिश करने के लिए किया गया था। इसके अलावा साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य का एक श्वेत आयोग था। इसके अलावा आयोग में 7 अंग्रेज शामिल थे और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है। 3 फरवरी 1928 को ये आपका भारत आता है। इसके अलावा कांग्रेस के मध्यान्ह अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके अलावा साइमन कमीशन ने जो कि अपना जो रिपोर्ट है जो आपका 27 मई 1930 को आपका प्रस्तुत करता है। इसके अलावा दोस्तों आपका हिस्ट्री से ये आपका 9 प्रश्न पूछे गए थे। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटी से क्या क्या प्रश्न है जो कि आपका पूछे गए हैं। तो पॉलिटी से बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, वो पूछा गया है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का सदस्यों का जो वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ड्राफ्ट अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 106 देखें भारतीय संविधान का 1950 का जो 20 मई 1949 को चर्चा किया गया था। इसने संसद को संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों को विनियमित करने में सक्षम बनाया था। संसद के किसी भी सदन के सदस्यों का वेतन और भत्ते ऐसे वेतन और ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा कि समय समय पर संसद के द्वारा कानून के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और जब तक उस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते भारत के विधानमंडल के संविधान सभा के सदस्यों के मामले में लागू होने वाले संविधान के लागू होने से ठीक पहले की दरें और ऐसी शर्तों के साथ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय एक आपका अभिलेखीय न्यायालय होगा। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 129 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो 129 है वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेखीय न्यायालय बनाया गया है। अनुच्छेद 129 कहता है कि 129 होगा, 119 बोलेंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा, उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जिसमें वो स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी शामिल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 में फ्रेंड्स ये कहा गया है कि जो आपका राज्य है वो आपका ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम है जो कि उठाएगा। इसके अलावा आपका अनुच्छेद 40 आपका क्या है आपका ये बताता है या उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकारों से संपन्न कराता है जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि आपका 1940 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किसे किया जाएगा जिसके पास दोस्तों आपका बल होगा। तो बल किसके पास होगा, तो बलदेव सिंह के पास होगा। तो बलदेव सिंह को ही आपका 1940 में रक्षा मंत्री के रूप में आपका नियुक्त थे जो कि किया गया था। इसके अलावा भारत सरकार की अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल है उनसे संबंधित प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं है जो कि देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे जो आपका कमांडर इन चीफ कौन था, तो सर क्लाउड ओचिन लेक था। इसके अलावा उपाध्यक्ष विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के जो प्रभारी थे वो दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके अलावा गृह मामले यानी गृह मंत्री, सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसके अलावा कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री कौन थे, तो इब्राहिम इस्माइल चंद्रिगर था। इसके अलावा रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे। इसके अलावा वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान था। इसके अलावा शिक्षा और कला मंत्री कौन थे, तो शिक्षा मंत्री तो सी राजगोपालचारी जी थे। स्वास्थ्य मंत्री आपके गजनफर अली खान जी थे। श्रम मंत्री आपके जगजीवन राम जी थे। कानून मंत्री दोस्तों आपके जोगेंद्र नाथ मंडल थे। रेलवे संचार पोस्ट वायु मंत्री आपके अब्दुल रब निस्तार थे। इसके अलावा कार खनन खान एवं शक्ति मंत्री आपका CH भावा जी थे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। तो द्वितीय उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जाकिर हुसैन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय राष्ट्रपति पूछा था तो इस कारण आपका राइट आंसर होगा जाकिर हुसैन। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रपति पूछा तो आपका राइट आंसर होता सरदार
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका 13 मई 1952 से आपका 12 मई 1962 तक आपका ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे। इसके अलावा सेकंड जो राष्ट्रपति बने वो आपके जाकिर हुसैन जी बने 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक। इसके अलावा वर्तमान में जो आपके भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो फ्रेंड्स आपके कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। तो इसका राइट आंसर अगर वर्तमान में पूछेगा तो आपके जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से एक सीमा निर्धारित की गई है, संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित किया गया है। तो आपका अनुच्छेद आपसे पूछा गया था, तो इसका जो अनुच्छेद दोस्तों आपका होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 91वां अनुच्छेद। ठीक है, 91वां अनुच्छेद, 91वां संविधान संशोधन जो आपका किया गया था, सॉरी अनुच्छेद नहीं, संविधान संशोधन जो किया गया था 2003 में किया गया था, अनुच्छेद 164 में खंड 1A को सम्मिलित किया गया था, जिसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यही आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी दोस्तों आपका यही आपका जो परसेंटेज निर्धारित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आपका मंत्रियों की जो संख्या होगा 15% से ज्यादा है, जो कि आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया फ्रेंड्स आपका 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री है जो कि बने थे। तो इसका राइट आंसर आपका मदन लाल खुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिल्ली है वो दोस्तों आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने केंद्रीय नियंत्रण के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इसके अलावा 1993 में दिल्ली अपने स्वयं के विधानमंडल और मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो कि बनाया गया, और पहले जो आपके मुख्यमंत्री बने वो आपके मदन लाल खुराना जी बने थे। ठीक है, यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 1993 से लेकर 1996 तक यानी कि 3 साल तक आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे। यह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए उसको भी हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स से जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स से पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किससे समायोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुद्रास्फीति। ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि वास्तविक जीडीपी एक मुद्रास्फीति समायोजित उपाय है जो किसी दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था के द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया आपका कि सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सिविल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित आपका क्या है, एक आपका एजेंसी है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सिविल का, तो सिविल स्कोर एक उपभोक्ता का क्रेडिट स्कोर होता है। जब आप वगैरह लोन वगैरह लेने जाइएगा या मोबाइल पर ईएमआई वगैरह लेने जाइएगा तो दोस्तों आपका सिविल स्कोर ही चेक किया जाता है। ठीक है, सीधे शब्दों में कहें तो ये उपभोक्ताओं के क्रेडिट इतिहास का 3 अंक का संख्यात्मक सारांश और व्यक्ति की क्रेडिट प्रोफाइल का प्रतिबिंब है। यह पिछले क्रेडिट व्यवहार पर आधारित है, जैसा कि उधार और पुनः भुगतान की आदतें जो बैंक और ऋणदाताओं द्वारा नियमित आधार पर साझा की जाती है, जिसका विवरण उपभोक्ताओं की सिविल रिपोर्ट में चित्रित किया गया है। इसके अलावा सिविल रिपोर्ट एक समेकित क्रेडिट रिपोर्ट है जिसमें उपभोग का सिविल स्कोर और क्रेडिट सारांश, व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क जानकारी, रोजगार सूचना और ऋण खाता जानकारी भी शामिल होती है। नेक्स्ट आपका जो पूछा गया है वो पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा है, जो कि किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आपका भारत में तरलता या नकदी का प्रबंधन करता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो आपका वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आपका काम करता है। इसके अलावा आरबीआई की कुछ कार्य हैं, जैसे कि आपका बैंक नोट जारी करना है, बैंकर टू गवर्नमेंट यानी सरकार की बैंकिंग जरूरतों का प्रबंधन करना है। इसके अलावा आईएमएफ और विश्व बैंक के सदस्यों के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व आपका कौन करता है, तो आरबीआई ही करता है। इसके अलावा वाणिज्य बैंकों के कैश रिजर्व का संरक्षक भी दोस्तों आपका यही है। इसके अलावा देश के विदेश मुद्रा भंडार का संरक्षक भी आपका ये है। इसके अलावा अंतिम कर्जदाता के रूप में आपका आरबीआई को ही जाना जाता है। इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल यानी मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन
तरलता भी आरबीआई करता है। इसके अलावा आरबीआई के बारे में कुछ समान जानकारी को देखें तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपका बम्बई में है। इसके वर्तमान में जो गवर्नर है वो आपकी शक्तिकांत दास है, जो कि मार्च 2021 से अभी तक आपके पद पे बने हुए हैं। इसके अलावा इसका जो स्थापना है 1935 में हुआ था, 1934 के अधिनियम से। तो 1935 में इसका जो मुख्यालय था वो आपका कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन 1937 में आपका जो इसका मुख्यालय है वो दोस्तों आपका मुंबई स्थानांतरित है, जो कि कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रिवर्स रेपो दर। ठीक है, रिवर्स रेपो दर दोस्तों आपका कहा जाता है जब आपका कोई भी किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। ठीक है, इसके अगर अपोजिट में हम लोग जाएंगे तो आपका जब वाणिज्यिक बैंक आपका केंद्रीय बैंक से यानी कि आरबीआई से उधार लेता है तो वो दोस्तों क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हम लोग रेपो दर उसको कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कि जिस दर पर केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को उधार देता है उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर वो ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अल्पकालीन ऋण के लिए घरेलू बैंकों को धन देता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्य बैंकों को दिए जाने वाले ऋण के एवज में बैंक दर का शुल्क है जो कि लिया जाता है। इसके अलावा रेपो दर की बात करेंगे तो रेपो दर वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक को बेची गई प्रतिभूतियों को दोबारा खरीदने के लिए लिया जाता है। रेपो दर हमेशा बैंक दर से कम होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा खुला बाजार की बात करेंगे तो खुला बाजार दर किसी भी ऋण सुरक्षा पर भुगतान किए गए ब्याज की दर है जो खुले बाजार में व्यवहार करता है। इसके अलावा रिवर्स रेपो दर की बात करेंगे तो वो दर है जो किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। तो ये फ्रेंड्स तो आपका इकोनॉमिक्स का भी जो पोर्शन है आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स आपका कौन सा पोर्शन, तो हम लोग देखेंगे अब साइंस का पोर्शन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब साइंस के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो साइंस के प्रश्नों को जब हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राइजोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाह्य कोशिकीय पाचन कोशिका के बाहर होता है। भोजन को कोशिका के बाहर अम्ल के साथ या तो यांत्रिक रूप से या एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है। कवक बाह्य पाचन का उपयोग करती है और राइजोपस एक कवक है इसलिए बाह्य पाचन का उपयोग करता है। यह मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि ईस्ट में अवायवीय शोषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं। ईस्ट में तो अवायवीय जो शोषण होता है तो उसके बाद उसके दौरान बात करेंगे तो इथेनॉल बनता है। इथेनॉल के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका ऊर्जा यानी कि इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा दोस्तों आपका बनता है। ईस्ट को ही हम लोग हिंदी में खमीर कहते हैं। तो खमीर ग्लूकोज को तोड़ता है जिसमें इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बनती है। खमीर आपका अवायवीय प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अस्कोलियोडोनस। ठीक है, अस्कोलियोडोनस में दोस्तों आपका उसका जो हृदय होता है उसमें 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। 2 जो प्रकोष्ठ है या 2 आपका प्रकोष्ठ है वो तो सामान्यतः आपका किस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। तो अस्क्लोजोनियस है वो दोस्तों आपका मछली का एक प्रजाति है जो कि आपका मछली का प्रजाति तो ही मछली जाति का है जो कि शार्क के प्रजाति का है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मानव की बात करेंगे तो मानव में आपका 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा मगरमच्छ की बात करेंगे तो मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षों वाला ही होता है। मछली में एक कालिंद और एक निलय के साथ केवल 2 कक्ष होता है। और हृदय के कक्ष जो शरीर के ऊतकों से रक्त प्राप्त करता है उन्हें ऑरिकलस कहा जाता है। छिपकली की बात करेंगे तो छिपकली आपका 3 कक्षीय हृदय आपका छिपकली में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि मानवों में शरीर विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पीयूष ग्रंथि, पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे तो ये आपका छोटी मटर के आकार की ग्रंथि होती है। इसे अक्सर प्रमुख ग्रंथि के नाम से कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में कई
हमारे शरीर में कई हार्मोन ग्रंथियों को नियंत्रित है जो कि करता है। ठीक है, इसके अलावा यह आपका हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्रंथि के बीच मस्तिष्क में स्थित होता है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि के द्वारा आपका निम्नलिखित जो आपके हार्मोन है जो कि स्रावित किए जाते हैं, जैसे कि आपका एड्रेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसके अलावा आपका है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उत्तेजक हार्मोन। इसके अलावा प्लोरोटिन आपका पाया जाता है, वृद्धि हार्मोन पाया जाता है, मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन भी पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि मानव तंत्रिका, तंत्र के संदर्भ में तंत्रिकाओं कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है। ठीक है, सूचनाएं प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ध्रुमारम यानी कि डेंड्राइट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेंड्राइट की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अनुमान है जो अन्य न्यूरॉन से संकेतक कहते हैं कि सूचना प्राप्त करता है। एक न्यूरॉन से दूसरे सूचना का हस्तांतरण रासायनिक संकेतों और विद्युत आवेगों अर्थात विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। डेंड्राइट्स का कार्य अन्य न्यूरॉन से सिग्नल प्राप्त करना है और इन संकेतों को संसाधित करना और न्यूरॉन के सोमा को सूचना अंशांतरित करना है। ये दोस्तों आपका साइंस का प्रश्न था। अब हम लोग ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो ज्योग्राफी से आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से किस फसल की अनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कपास। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अनुवांशिक रूप से फसल उगाए जाते हैं मतलब इसमें क्या होता है। ठीक है, तो जीन जीवों में आपका नए जीन डाले जाते हैं। ठीक है, जीन जीव में आपका नए जीन डाले जाते हैं, उसे ट्रांसजेनिक यानी कि अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव यानी कि कहा जाता है, जीएमओ कहा जाता है। जीएम एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक जीव के जीनोम में डीएनए सम्मिलित करना शामिल होता है। भारत में 2017 में 11.4 मिलियन हेक्टेयर एमएच पर अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जीएम फसलों के तहत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा खेती किया गया क्षेत्र, लेकिन अन्य बड़े उत्पादों के विपरीत इनका जो पूरा जीएम फसल क्षेत्र एक ही फसल के अंतर्गत आता है वो फसल आपका क्या है, कपास है। ठीक है, कपास है। इसके अलावा बेसिलस थुरिंगिएन्सिस या बीटी मिट्टी जीवाणु से जीन को शामिल करना है। हेलियोथोसिस वोल्वम कीटों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए कोडिंग करना है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा फसल आपका रबी फसल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका कपास है जो कि आपका रबी फसल नहीं है। बात करते हैं हम लोग रबी की फसल का। तो रबी की फसल ऐसी फसल है जिन्हें मानसून के अंत में या सर्दियों के मौसम की शुरुआत में यानी कि सितंबर से अक्टूबर के बीच बोया जाता है। तो अभी आपका चल रहा है सितंबर से अक्टूबर, तो इस बीच में आपका कौन सा फसल बोया जाएगा, ये आपका रबी फसल बोया जाएगा। रबी फसल के कुछ उदाहरणों की बात करेंगे तो जैसे कि दोस्तों आपका गेहूं हो गया, गेहूं के अलावा चना हो गया, चना के अलावा मटर, जौ, सरसों, ये सभी फ्रेंड्स आपका क्या है, रबी की फसल है। ये आपका वर्षा पर निर्भर फसल नहीं है। इसके अलावा इस जो फसल का जो कटाई है वह आपका मार्च से अप्रैल के महीने में किया जाता है। इसके अलावा एक आपका होता है खरीफ फसल। खरीफ फसल की बात करेंगे तो खरीफ फसल वो फसलें होती हैं जो वर्षा ऋतु की शुरुआत में यानी अप्रैल और मई के बीच बोया जाता है। जब आपका रबी फसल कटेगा तो आपका खरीफ फसल बोया जाएगा। इसके अलावा इसके उदाहरणों की बात करेंगे तो आपका चावल हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सभी फसल दोस्तों आपका क्या है, खरीफ फसल है। इसके अलावा ये जो फसल होती है वर्षा पर निर्भर होती है। इसके अलावा खरीफ फसल की कटाई की बात करेंगे तो अभी सितंबर अक्टूबर में आपका इस फसल का कटाई होता है। इसके अलावा इसके बाद भी आपका एक फसल आता है जायद फसल। जायद जो फसल होता है ये दोस्तों आपका खरीफ और रबी फसल के बीच में उगाया जाता है। ठीक है, इस फसलों में आपका जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी जो फसलें होती हैं वो दोस्तों आपके जायद फसल के अंतर्गत है जो कि आपका आती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। दक्षिण राज्यों में किया जाता है, ऐसा फसल का नाम बताना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कॉफी। ठीक है, कॉफी जो फसल है वो दोस्तों आपका मुख्य रूप से आपका दक्षिणी राज्यों में उगाया जाता है। चाय बड़े पैमानों पर निर्यात के लिए असम, चाय की बात करेंगे तो चाय का जो निर्यात है असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में वृक्षारोपण पर उगाया जाता है, जबकि कॉफी दक्षिण भारत में विशेष रूप से कर्नाटक में मुख्य रूप से उगाया जाता है। इसके अलावा तंबाकू की खेती की बात करेंगे तो तंबाकू का खेती आपका गुजरात और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से उगाया जाता है। इसके अलावा बांस की बांस की बात करेंगे तो बांस का जो प्रजाति है वो आपका 50% से अधिक आपका पूरी भारत में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में
मिलता है। इसके अलावा बांस से समृद्ध अन्य क्षेत्र की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम घाट में भी बांस है जो कि पाया जाता है। इसके अलावा कपास की बात करेंगे तो कपास जैसा कि अभी हम लोग देखा कि आपका खरीफ फसल है जो कि आपका मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, यानी कि उगाया जाता है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे यानी कि फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि जेब्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जानवरों के रेशे घरेलू भेड़ और रेशम के ऊन से बनते हैं, ये आपका जेब्रा से प्राप्त नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका जेब्रा हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऑप्शन में दिया गया है अल्पाका। अल्पाका की बात करेंगे तो ये आपका एक दक्षिण अमेरिकी और स्तनपायी है। अल्पाका के पास बहुत महीन और हल्का ऊन होता है, इसका ऊन पानी को नहीं सोखता है, इसका ऊन एक आपका थर्मल इंसुलेटर होता है। इसके अलावा लामा की बात करेंगे तो लामा एक घरेलू दक्षिण अमेरिकी स्तनपायी है, उनकी ऊन बहुत ही नरम होती है। इसके अलावा अंगोरा बकरी की बात करेंगे तो अंगोरा जो बकरी है आपका कश्मीर में पाए जाने वाला पालतू बकरी की एक नस्ल है, वो एक चमकदार फाइबर का उत्पादन करते हैं जिसे मोयार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इंद्रावती जो जलप्रपात है, इंद्रा नदी पर आपका जो स्थित जलप्रपात है आपका चित्रकूट, वो दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ पे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कौन से जिला में? तो बस्तर जिला में ये आपका प्राकृतिक झरना है। ऊंचाई की बात करेंगे तो 29 मीटर इसका ऊंचाई है। बारिश के दिनों में जलप्रपात में पानी क्या होता है? लाल हो जाता है, और घोड़े के बड़े पैरों के समान आकार के कारण भारतीय कन्यागरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि भारतीय कृषि के संदर्भ में वेवर, दैया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसे स्थानीय नाम है? ये दोस्तों आपका खेती का आदिम स्वरूप है। क्या वेवर, दैया और पोडू। इसके अलावा आदिम निर्वाह कृषि का अभ्यास भूमि की छोटी पेच पर किया जाता है, जिसकी मदद से आदिम उपकरण जैसे कुदाल, डाव और खुदाई की छड़ें और परिवार सामुदायिक श्रम शामिल होता है। इस प्रकार की खेती मानसून मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता, उगाई जाने वाली फसलों के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। ये एक आपका सलेश है और कृषि को जलाता है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट नेम ऑफ सलेश एंड वन कल्टीवेशन को देखेंगे तो इंडिया में आपका नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसमें आपका झूमिंग खेती के नाम जाना जाता है, मणिपुर में आपका पामलोऊ के नाम से, छत्तीसगढ़ में आपका दीपा के नाम से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका दीपा के नाम से, मध्य प्रदेश में आपका वेवर या धैया के नाम से, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा के नाम से, उड़ीसा की बात करेंगे तो कॉमन या भृंगा के नाम से, वेस्टर्न घाट में आपका कुमारी के नाम से, राजस्थान की बात करेंगे तो वाल्टेर के नाम से, वालेर के नाम से, हिमालयन वेल्ट में बात करेंगे तो खिल के नाम से, झारखंड की बात करेंगे तो कुरबा के नाम से। उसके अलावा इसका आपका स्लेश एंड वन कल्टीवेशन का जो नाम है आपका विभिन्न देशों में भी अलग अलग है, जैसे कि वियतनाम में आपका रे के नाम से, इंडोनेशिया में लंडांग के नाम से, सेंट्रल अफ्रीका में आपका मास्लो के नाम से, ब्राजील में रोका के नाम से, वेनेजुएला में आपका कॉन्वो के नाम से, मैक्सिको एंड सेंट्रल अफ्रीका में आपका मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका राधानगर बीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राधानगर बीच या तट की बात करेंगे तो अंडमान द्वीप समूह में हैवलॉक द्वीप में स्थित है। इसे आमतौर पर समुद्र तट संख्या 7 के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये दुनिया का 7वां सबसे अच्छा समुद्र तट है। इसे हिंद महासागर ने बनाया है। इसके अलावा कोवलम तट की बात करेंगे तो दोस्तों आपका केरल में स्थित है। एक अन्य कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में मामलापुरम के पास स्थित है, जिसे वर्ष 2021 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। इसके अलावा वर्कला तट की बात करेंगे तो अरब सागर के मोती के रूप में जाना जाता है। क्लिफ तट केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके अलावा पालोलेम तट की बात करेंगे तो दोस्तों आपका गोवा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो दोस्तों आपका स्टैटिक जीके एंड फेस्टिवल एंड डांस से पूछा गया है। तो पहला जो प्रश्न है आपका पूछा गया कि पावलकुट जो फेस्टिवल है आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मिजोरम मनाया जाता है। तो पावलकुट इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है। इसके अलावा ये पुआल फसल का त्यौहार है। पावल का अर्थ होता है पुआल आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका मिजोरम का त्यौहार में देखेंगे तो मीमकुट, इसके अलावा चापचारकुट, जितने भी कूट आएंगे दोस्तों आपका वो आपका मिजोरम का ही त्यौहार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मड़ई नामक जनजातीय पर पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है? ठीक है, तो मड़ई नामक जो आपके जनजातीय जो पर्व है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे मड़ई का, तो छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। मड़ई महोत्सव गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये दिसंबर की शुरुआत से मार्च के अंत तक आपका मनाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुरना और चारामा जनजाति मड़ई त्यौहार है जो कि आपका मनाते हैं। बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है कि यमसे जो नामक जनजातीय पर्व है पारंपरिक रूप से किससे संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, एमसी नामक जो जनजातीय जो पर्व है वो आपका किससे संबंधित है, तो आपका गुजरात से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात इसका राइट आंसर, सॉरी गुजरात बोल रहे हैं, नागालैंड इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से नागालैंड की पोखरी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये भी बार बार पूछा जाता है कौन सी जनजाति, तो पोखरी जनजाति। इसके अलावा फसल को आशीर्वाद देने के लिए फसल पूर्व त्यौहार है और 5 अक्टूबर को यह आपका मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो लोटिया नामक जो गीतों का संबंध है पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो लोटिया नामक जो गीत है उसका संबंध आपका ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान से है। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। लोटिया त्यौहार के दौरान चैत्र महीने में लोटिया गाया जाता है। महिलाएं तालाब कुएं से पानी भरकर लोटा और कलश लाती है और उन्हें फूल से सजाती है और आपके घर आते हैं। नेक्स्ट आपका है मैग्नस कार्लसन, आपका डैश का एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, खिलाड़ी है। तो मैग्नस कार्लसन की बात करेंगे तो आपका क्या है, नॉर्वे का आपका एक शतरंज खिलाड़ी है। तो इसका राइट आंसर नॉर्वे हो जाएगा। अब हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखेंगे। करंट अफेयर्स के प्रश्न तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपका 20 का डेटा है, आप अभी एग्जाम देंगे 23 मिनट। फिर भी हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि कहाँ से कितना प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, वीडियो में आगे मैं इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए दिल्ली पुलिस या मेन फोकस आपका दिल्ली पुलिस पे ही है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, सुन लीजिए, जो लोग अभी तक रुके हुए हैं उनके लिए है करंट अफेयर्स और आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, इन दोनों पोर्शन का दोस्तों आपका एक पीडीएफ बनाया जा रहा है। ठीक है, एक पीडीएफ आपका बनाया जा रहा है जिस पर आपका काम है, जो कि चल रहा है। करंट अफेयर्स के जो आपके जो पोर्शन है, जैसे कि आपका कौन कौन से जो आपके महत्वपूर्ण जो आपके अभी एक घटनाएं जो घटी है, जैसे कि दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक हो गया, टोक्यो पैरा ओलंपिक हो गया, G20 हो गया। इसके अलावा आपका और भी बहुत सारे खेल हैं जो कि आपके हुए हैं, जैसे कि 2023 का वर्ल्ड कप ही आपका हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा फीफा महिला वर्ल्ड कप, ये सब का वर्ल्ड कप, वो सब का वर्ल्ड कप, एशिया कप। ठीक है, इन सभी का दोस्तों एक आपका कंबाइंड पीडीएफ है जो कि बनाया जा रहा है, क्योंकि आपका जो प्रश्न आपका अगर इनमें से आते हैं तो संभवतः यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके में दोस्तों आपका जैसे कि जनजातीय पर्व हो गया, इसके अलावा आपका नृत्य हो गया, वाद्यंत्र हो गया, ये इन सभी का भी पीडीएफ बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका दोस्तों पीडीएफ पर काम चल रहा है। आपको पहले बता दूं, इस पीडीएफ का दोस्तों आपका एक न्यूनतम शुल्क होगा, जिससे आप इसे पे करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए और तो आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपका है 9973741666। ठीक है, यहाँ पर और भी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी, अभी हमको यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक है, जो लोग भी हैं इच्छुक के लेना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार तक 1 लाख करोड़ रुपए मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो 2024 से 25 तक का रखा गया, तो इसका राइट आंसर था। इसके अलावा फुटबॉल खिलाड़ी की चुन्नी गोस्वामी जिनक भी थे, अभी अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वो राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व खिलाड़ी थे, तो इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट खिलाड़ी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएगा। इसके अलावा अगला है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया है, वो डैश भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका बंगाली हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान यानी कि मूडीज फोरकास्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर डैश रहेगी। तो आपका 10.6% आपका अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था। तो सुमन गोस्वामी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश ने जल माप कार्यालय यानी कि हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है वो दोस्तों आपका यूके के द्वारा है जो कि प्रदान किया जाता है। अलेक्जेंडर डेरिम्पल पुरस्कार यूके के रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के मुख्य समिति के द्वारा किया जाता है। ये दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बनाने के प्रयासों के लिए दिया जाता है। हाइड्रोग्राफी की बात करेंगे तो यह वो विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह और उससे सटे तटीय क्षेत्रों के नौगण्य भाग की भौतिक विशेषताओं का मापन और वर्णन करता है। इसके अलावा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल की बात करते हैं तो ये आपका स्कॉटिश भूगोलवेत्ता और ब्रिटिश मिलिट्री के पहले हाइड्रोग्राफर थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो पुरस्कार है आपका स्वच्छता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका स्वच्छता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2020 में विश्व बैंक के द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डैश की गिरावट होने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर 3.2% इसका राइट आंसर था।
नेक्स्ट आपका है पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत की बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सर्बिया हो जाएगा। वही तो आपका 2021 का हुआ। 2023 की बात करेंगे तो 2023 IBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है और आपका 30 अप्रैल से 14 मई 2023 तक ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है वहाँ पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान भाषा में अपनी कृतियों के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही डैश भाषा में अपनी कृतियां के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सिंधी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। कोई भी आपका इस प्रश्न का मतलब नहीं है, बस आया है तो आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका तो राइट आंसर आपका प्रशांत भूषण था। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अरविंद केजरीवाल को भी दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को 2006 में दिया गया था आपका नेतृत्वकर्ता के लिए, ठीक है। इसके अलावा किरण बेदी जी को दिया गया था। किरण बेदी को दिया गया था आपका 1994 में दिया गया था। 1994 नहीं, आपका शायद 1984 में दिया गया था, सॉरी 1994 ही है। इसके अलावा आपका 1994 में इन्हें दिया गया था। इसके अलावा आपका 1982 में आपका रुना शोरी को दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हालांकि है क्या? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है आपका फिलीपींस का पूर्व राष्ट्रपति हुए रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार का नाम रखा गया है। यह पुरस्कार आपका प्रतिवर्ष आपका 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित एक समारोह में दिया जाता है। यह पुरस्कार इतना महत्वपूर्ण है कि इसे एशिया का नोबेल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके जो पहले प्राप्तकर्ता हुए प्रथम भारतीय वो आपके आचार्य विनोबा भावे हुए। 1958 में यह पुरस्कार उनको प्राप्त किया गया था। इससे पहले आपका अंतिम जो पुरस्कार है 2019 में दिया गया है। टीवी पत्रकार रवीश कुमार इसे पाने वाले तत्कालीन भारतीय हैं। 2019 के बाद आपके किसी भारतीय को यह पुरस्कार है जो कि नहीं मिला है। इसके अलावा 2020 में कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इसे पुरस्कार वितरण समारोह को स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा 1994 में किरण बेदी को, 2006 में अरविंद केजरीवाल को, 1992 में अरुणा शोरी को दिया गया था। नेक्स्ट आपका है कि PM स्वनिधि नामक योजना लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 रेहड़ी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने फेरी वाले या रेहड़ी वाले को न केवल उनके लिए बल्कि उनके समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए फेरी वाले को सशक्त बनाने के लिए PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भरता निधि यानी कि PM स्वनिधि योजना शुरू किया था 2020 में ही। यह योजना लगभग 50 लाख फेरी वालों के एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋणों की सुविधा देने का इरादा रखती है ताकि शहरी क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके, जिसमें आसपास के निकटवर्ती शहरी ग्रामीण क्षेत्र शामिल है, ठीक है।